मैं निखिलेश शुक्ल आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के प्रथम पाठ दुख का अधिकार के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हमें कुछ किताब के बारे में और किताब को पढ़ने के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। हर एक किताब को पढ़ने का एक ढंग होता है। जैसे आप लोग जानते हैं, खाने का ढंग होता है, कपड़े पहनने का ढंग होता है, सोने का ढंग होता है, बैठने का ढंग होता है। उसी तरीके से किसी भी पुस्तक को, किसी भी किताब को पढ़ने का ढंग होता है। किसी भी किताब को यदि आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले, पढ़ने से पहले आप उसके शुरुआती जो पन्ने हैं, शुरुआती जो पेज हैं, उस पे लिखी गई जो बातें हैं उनको पढ़ना चाहिए। जैसे आपकी पुस्तक का सबसे पहले भाग में लिखा गया है गद्य खंड। अब गद्य खंड क्यों लिखा गया है, इसको आपको जानना चाहिए कि हमारी इस पुस्तक स्पर्श में 2 खंड हैं। इसका अर्थ है गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में केवल गद्य वाली चीज़ें दी गई हैं, अर्थात निबंध, कहानी आदि। इस तरीके से इसे गद्य खंड कहा गया। काव्य खंड में केवल कविताएं दी गई होंगी। उसमें देखेंगे आप, कविताएं, दोहे इस तरीके से दिए गए होंगे, इसलिए उसको काव्य खंड कहा गया है। तो आपकी ये पुस्तक स्पर्श को 2 भागों में बांटा गया है, गद्य खंड और काव्य खंड। अब ये जानना चाहिए कि पुस्तक का नाम का अर्थ क्या है। आपकी पुस्तक, आप कक्षा 9 में हैं। कक्षा 9 में 2 पुस्तकें चलती हैं, एक स्पर्श है, एक संचयन है। स्पर्श अर्थात छूना, महसूस करना, है ना, अनुभूति। स्पर्श का अर्थ होता है अनुभूति। तो स्पर्श क्यों इसका नाम रखा गया कि इसमें ऐसी कहानियाँ दी गई हैं, ऐसे निबंध दिए गए हैं, ऐसे काव्य या कविताएं दी गई हैं जो आपके को अनुभूति करनी है, जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगी, जो आपके हृदय का विकास करेंगी और आपके जो सोचने समझने की शक्ति है, आपकी कल्पना की शक्ति का विकास करेंगी। इसलिए इसका नाम स्पर्श रखा गया है। दूसरी ओर जो आपकी दूसरी पुस्तक है संचयन, संचयन का अर्थ होता है कलेक्शन, इकट्ठा करना। तो उसमें ऐसे कहानियों का संकलन है, उसमें केवल कहानियाँ और संस्मरण आदि ही हैं, उसमें कविताएं नहीं हैं। तो वो एक कलेक्शन है अच्छे अच्छे संस्मरण और अच्छी अच्छी कहानियों का, इसलिए उसको संचयन कहा गया। तो संचयन का अर्थ है इकट्ठा करना, स्पर्श का अर्थ है अनुभूति करना, छूना, महसूस करना। ठीक है, तो आप अपने पुस्तक का अर्थ भी जानते रहिए कि स्पर्श का अर्थ होता है अनुभूति करना। तो इसके प्रथम गद्य खंड में सबसे पहले कुछ वाक्य लिखे गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। नीचे लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को थोड़ा सा जान लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं और उनके निबंध आज हिंदी साहित्य में सबसे बड़े निबंधों में भी शुमार होते हैं, सबसे बड़े निबंधों में गिने जाते हैं। तो आइए उनके द्वारा लिखे गए कुछ शब्द जो हैं वो क्या हैं। जिस पुस्तक से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, जिससे मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक दूर नहीं होता, जिससे मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो जाता, जिससे वह छीना झपटी, स्वार्थपरता और हिंसा के दलदल से उबर नहीं पाता, वह पुस्तक किसी काम की नहीं है। कहने का अर्थ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कि वह पुस्तक बेकार है जो हमारे कुसंस्कार को और हमारे अविवेक को, अर्थात हमारे अज्ञान को दूर न कर सके,
हमारे अज्ञान को न दूर कर सके, हमारे संस्कार जो बेकार के संस्कार हैं उनको न दूर कर सके, जिसे अंधविश्वास आदि हैं, तो अंधविश्वासों को न दूर कर सके, वह पुस्तक बेकार है। इसलिए हमें ऐसी पुस्तकों को ही पढ़ना चाहिए जो हमें ज्ञान दे सकें, जो हमें अंधविश्वासों से दूर ले जा सकें। ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा लिखा गया है वाक्य बहुत ही सुंदर है। आगे आते हैं हम लोग दुख का अधिकार में, प्रथम पाठ। अब आप देखिए सबसे पहले कि आपकी पुस्तक में सबसे पहले क्या दिया गया है, यशपाल 1903 से 1976। अभी तक आप लोग देखते थे दूरवा भाग 3 में, पहले दूरवा भाग 1, 2, 3 आपने पढ़ा 6, 7, 8 में। उसमें आपको कहीं भी किसी भी किताब के लेखक का बड़ा सा परिचय नहीं दिया जाता था, थोड़ा थोड़ा परिचय। 8वीं में 6 और 7 में तो परिचय दिया ही नहीं जाता था। 8वीं में आप जब आए 8th में, तब उसमें थोड़ा सा परिचय दिया जाता था। लेकिन अब देखिए कि लेखक का परिचय काफ़ी बड़ा दिया जाता है। उसके कारण है, ये लेखक का परिचय इसलिए दिया जाता है इतने दीर्घ में, इतने बड़े में, कि आपके ज्ञान का विकास हो सके, कि जिस कहानी, जिस निबंध, जिस कविता को आप पढ़ रहे हैं उसके लेखक या कवि कौन थे, कहाँ पर जन्म हुआ उनका, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें या कौन कौन सी कहानियाँ, कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, इसका भी आपको ज्ञान हो सके, और कौन कौन से सम्मान उन्होंने प्राप्त किए हैं, ये सब आपकी जानकारी में हो सकें। तो अब आप 9th में आ गए हैं, अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। ये पुस्तक आपके ज्ञान के विस्तार के लिए इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म रख रही है, जिससे आप नई नई चीज़ों को जानेंगे, नई नई चीज़ों को समझेंगे। तो यशपाल के बारे में थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। यशपाल 1903 से 1976 इसलिए लिखा गया है कि ये 1903 में पैदा हुए थे और 1976 में अर्थात 1976 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। तो फिरोजपुर छावनी आपको जानना चाहिए कि ये पंजाब का एक क्षेत्र था। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो ये पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब के नाम से जाना जाता था। तो ये जो है पूर्वी पंजाब की, जो आज हमारा पंजाब राज्य है, वो उस जगह पर ये छावनी थी। वैसे इनका जन्म माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में ही हुआ था। तो फिरोजपुर वो सटा हुआ इलाका है हिमाचल प्रदेश और पंजाब का। तो 1903 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई गई। स्थानीय आरंभिक शिक्षा का अर्थ होता है जो छोटी जो माध्यमिक शिक्षाएं आदि हैं। तो जैसे आप लोग हैं अभी, तो ये आरंभिक शिक्षा है आपकी। आगे की पढ़ाई जब आप करेंगे, अर्थात 12th के बाद की पढ़ाई, तो वो उच्च शिक्षा के तहत आएगी। तो जब 12th के बाद उन्होंने 12th तक की शिक्षा उन्होंने स्थानीय स्कूल, अर्थात जहाँ पर वो पैदा हुए थे वहीं पर प्राप्त किया, और उच्च शिक्षा के लिए 12th के बाद की शिक्षा के लिए वो लाहौर गए। लाहौर पाकिस्तान में आज है। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे। क्रांतिकारी गतिविधि अर्थात जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि लोग जुटे थे, जो हिंसा का रास्ता अपनाए हुए थे, उसमें यशपाल भी थे। भगत सिंह के साथी थे ये। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया। ये आप लोग जानते रहिए। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। इस तरीके से इनके और भी कहानियाँ आदि हैं, देखिएगा। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब साहित्य अकादमी क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। साहित्य अकादमी पुरस्कार दूसरे नंबर का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हिंदी साहित्य में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो सबसे बड़ा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरे नंबर का पुरस्कार जो आता है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार आता है। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषता है। इनकी कहानियों में क्या दिखता है? कथा रस, कथाओं का रस होता है, अर्थात कहानियाँ ही कहानियाँ ये लिखे हैं।
ज़्यादातर, और अच्छी कहानियाँ लिखें। वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष उन्हें कहते हैं जब गरीब और अमीर के बीच एक लड़ाई छिड़ जाए तो उसको वर्ग संघर्ष कहते हैं। वर्ग होता है अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, दो वर्ग होते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, उनके बीच संघर्ष हो जाए तो उसे ही वर्ग संघर्ष कहते हैं। तो इनकी कहानियों में अक्सर आप गरीब और अमीर के बीच की लड़ाइयाँ ही देखेंगे। मनोविश्लेषण भी होता है, अर्थात ये जो मन के चीज़ें हैं उनका भी विश्लेषण करते हैं। और पहना व्यंग होता है, और इनकी कहानियों में व्यंग होता है, अर्थात ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचना भी करते हैं कि ऐसे ऐसे है, अमीर ऐसे कर रहा है जबकि गरीब को भी ये चाहिए लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके से इनकी कहानियों की विशेषताएं होती हैं। यशपाल यह मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल जी ये मानते रहे हैं कि किसी भी समाज को उन्नत अर्थात डेवलप्ड तभी कर सकते हैं, आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब उनकी सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता हो। अर्थात सामाजिक समानता, आर्थिक समानता दो अलग अलग चीज़ें हैं। सामाजिक समानता का अर्थ होता है कि जिसमें भेदभाव मिट जाए कि ये जनरल कास्ट का है, ये ओबीसी का है, ये एससी का है, ये एसटी का है। इस तरीके की एक सामाजिक समानता न रखते हुए उनको अलग अलग भागों में बांटना ही सामाजिक असमानता है। तो सामाजिक समानता का मतलब उन्हें अलग अलग भागों में नहीं बांटना, अर्थात वो एक ही हो जाएं कि बस मनुष्य हैं, मनुष्य ही हैं, इनमें कोई विभेदता नहीं है कि ये इस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं, जातियों में बांटा ना जाए। तो सामाजिक समानता की बात करते थे। और आर्थिक समानता का अर्थ है कि उनमें धन आदि की समानता हो जानी चाहिए। एक आदमी बहुत अमीर, टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया, दूसरा आदमी को खाने के लिए आलू भी नहीं मिल रहा है, तो वो आर्थिक समानता की भी बात करते थे कि हर व्यक्ति के पास एक पर्याप्त धन होना चाहिए, इसकी भी बात करते हैं। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का बेहिचक प्रयोग किया है। इनकी कहानियों में पहली चीज़ क्या आपने देखा कि इनके जो लेखन में था वो था कि ये अधिकतर कहानियाँ लिखे हुए हैं, कथारस था। दूसरा, इनकी कहानियों में वर्ग संघर्ष था, अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई। तीसरी, मनोविश्लेषण यानी मन की चीज़ों जो हमारे मन में आती हैं उन चीज़ों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। और व्यंग होता था, क्रिटिसाइज होता था। चौथी चीज़ क्या आ रही है कि इनकी रचनाओं में हिंदी के अलावा, हिंदी के शब्दों के अलावा कौन कौन से शब्द प्रयोग करते थे ये अपने में, उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग करते थे। प्रस्तुत कहानी देश में फैले। अब देखिए, जो कहानी आप पढ़ेंगे उसके विषय में थोड़ा सा बताया जा रहा है, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक पुस्तक में प्रत्येक कहानी या कविता से पहले ये बताया जाएगा, इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पढ़कर ही आप जानेंगे कि जो कहानी या कविता आ रही है उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि प्रत्येक कहानी का एक उद्देश्य होता है। तो वह कहानी या कविता का उद्देश्य होता है, आप पढ़ रहे हैं, आपका उद्देश्य है कि हम ये बनेंगे उसी तरीके से। तो इसका भी एक उद्देश्य है, ये इसमें बताया जा रहा है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। प्रस्तुत कहानी यानी जो कहानी आगे बताई जाएगी उसमें क्या बताया जा रहा है, देश में फैले अंधविश्वास जो फैले हुए हैं और ऊंच नीच के भेदभाव। मैंने कहा ना कि गरीबी और अमीरी को ही ये दिखाते हैं। तो ऊंच नीच, ऊंच का भाव, नीच का भाव, अर्थात गरीब का भाव, अमीर का भाव, जाति, एक ऊंची जाति एक नीची जाति, इस तरीके का भाव। तो ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करता है। बेनकाब करता है अर्थात खोल देते हैं, जिसमें नकाब ना हो। नकाब कहते हैं पर्दे को, तो पर्दा ना हो, बेनकाब कर दिया, तो उसको पूरी तरीके से दिखाते हैं और यह बताते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। यदि अंबानी को दुख उतना हो रहा है तो एक गरीब जिनके पास आलू खाने को नहीं है उसको भी दुख की अनुभूति, दुख की समझ उतनी ही होगी जितना कि अंबानी या टाटा को होगी या मोदी को होगी। ठीक है,
तो दुख की अनुभूति सभी को बराबर में होती है। ऐसा नहीं है कि अमीर को अधिक होगी, गरीब को कम होगी। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। जो कहानी है वह धनी लोगों की अमानवीयता अर्थात जो मानवों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं उनको अमानवीय कह रहे हैं, कि मानव के ऊपर किए गए अत्याचार। तो धनी लोग देखते ही हैं मनुष्य के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो वो धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी, गरीब की मजबूरी होती है उस अमानवीयता को सहते हैं, क्योंकि भाई उनको थोड़ा बहुत पैसा उसी से कमाना है, नहीं करेगा क्या, घर कैसे चलेगा। तो गरीबों की मजबूरी होती है वो को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख सबको तोड़ता है, ये सही बात है। हर आदमी जब दुख आता है तो टूट जाता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। गरीब भी चाहता है कि हम मातम मनाएं, वह भी रोए, वह भी 4 दिन तक ना खाए, 6 दिन तक ना खाए और शोक मनाया जाए उसके लिए भी, वह भी चाहता है। मातम अर्थात शोक, तो शोक मनाए। दुख के क्षण में समान होने पर सब अवश हो जाते हैं। जब दुख आता है ना तो सब अवश हो जाते हैं, अर्थात वश में कोई नहीं रहता है। सब रोने धोने लगते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, बड़ी जात का हो छोटी जात का हो, कोई भी व्यक्ति फिर सामान्य नहीं रह जाता है। वो जैसे ही दुख आता है वैसे अवश हो जाता है, यानी वश में नहीं रह पाता है और रोने लगता है। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है ना अवकाश है। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ ऐसे अभागे हैं जिन्हें ना तो दुख वो मना सकते हैं, ना उसके लिए उनको अवकाश यानी फुर्सत ही है। तो पूरी कहानी इस छोटे से इसी में बता दिया गया है कि कुछ लोग जो गरीब, इतने गरीब हैं कि उनके यहाँ दुख पड़ भी जाता है तो वो मना नहीं पाते हैं, उसके लिए उनको फुर्सत नहीं होती है, क्योंकि उनको अपने पीछे जो 2-4 लोग हैं उनका पेट पालना है, इसलिए वो पेट पालने के लिए निकलते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसमें इस जो चर्चा हुई हमारी आपके बीच, इसमें आपने क्या क्या देखा कि किताब को पढ़ने का ढंग, पहले किताब को शुरुआत रूप से जो किताब आपने पाई है, चाहे किसी भी चीज़ की किताब हो, किसी भी सब्जेक्ट की किताब हो, उसको आप शुरू से ही देखेंगे उसमें क्या क्या लिखा है। दूसरी कि किसने लिखा है, वो कवि कौन है, लेखक कौन है, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर उस पाठ का शीर्षक क्या है, शीर्षक ही सब कुछ होता है। शीर्षक क्या होता है कि उसी से पूरी की पूरी किताब, पूरी की पूरी जो कहानी या कविता लिखी गई है उसका सार रूप वो शीर्षक होता है। तो सार रूप उससे ही आप समझ सकते हैं। जैसे यशपाल की दुख का अधिकार, तो इसमें यही बताया जाएगा कि दुख का अधिकार किसको है और किसको नहीं है, और क्या सबको दुख का अधिकार समान रूप से नहीं होना चाहिए, यही बताएंगे ये। तो ये जानना बड़ा बेहद ही ज़रूरी है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो पहला हमने बताया कि आपकी 2 किताबें चलती हैं, संचयन और स्पर्श। स्पर्श के भी 2 भाग किए गए हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में केवल गद्य की चीज़ें अर्थात कहानी और निबंध आदि दिए गए हैं, और काव्य खंड में कविताएं। और अब आप दोहे भी देखेंगे। कविता के एक रूप दोहा भी होता है, काव्य का एक रूप दोहा होता है, तो आगे हम लोग उसको देखेंगे। जैसे रहीम वगैरह के दोहे हैं तो उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो अभी के लिए यहीं तक, आगे एक और वीडियो बनाएंगे तो उसमें दुख के अधिकार पाठ को हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।